हेलो गाइस, दिस इज़ दीपेश मिश्रा एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने इंक्लूडेड एंगल्स वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम ट्रेवर्स सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रेवर्स सर्वे क्या होता है? ट्रेवर्स सर्वे इज़ अ सर्वे इन विच मैनी कनेक्टेड लाइंस फॉर्म अ फ्रेमवर्क सो दैट वी कैन सर्वे द डिटेल्स अराउंड अस। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेनली पर्पस क्या है हमारा ट्रेवर्स सर्वे करने का? हमें डिटेल्स निकालनी है एक एरिया की, कोई भी एरिया हो सकता है छोटा बड़ा, तो उसकी डिटेल्स अगर हमें प्लॉट करनी है मैप में तो हमें ट्रेवर्स सर्वे करना पड़ेगा। और ये होता कैसे है? इसमें जो सर्वे लाइंस हैं वो काफ़ी सारी सर्वे लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और उन्हें कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड रहेंगी वो सर्वे लाइंस। उन्हें हम सबसे पहले तो लाइंस को हम कनेक्ट करने के लिए पहले उसका सर्वे कर लेंगे, मतलब लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद उनके बीच में जो एंगल्स है वो भी हम मेजर कर लेंगे और उसके बाद हम डिटेल्स को जो है प्लॉट करने के लिए और भी ज़्यादा, मतलब लाइंस जो हैं उनसे फ्रेमवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है फ्रेमवर्क वो बनेगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब व्यस्त टाइप का बनेगा। जैसे अगर काफ़ी सारी हमारी जो लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं तो हमारा जो भी ट्रेवर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा और सारी डिटेल्स हम मैप में उसके हेल्प से प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या है? कनेक्टेड सर्वे लाइंस फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क। ऐसा सर्वे जिसमें काफ़ी सारी कनेक्टेड सर्वे लाइंस है, एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेवर्स सर्वे। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है हमारे साथ कि लेंथ जो है उसे मेजरमेंट करने के लिए हम चेन या टेप की हेल्प ले रहे हैं और डायरेक्शन जो मेजर कर रहे हैं हम वो कंपास या थियोडोलाइट, मतलब कंपास या थियोडोलाइट जो एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है और लीनियर मेजरमेंट के लिए चेन या टेप यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? अब जो ट्रेवर्स सर्वे है वो दो टाइप का होता है। फर्स्टली क्लोज ट्रेवर्स एंड सेकेंड इज ओपन ट्रेवर्स। तो क्लोज ट्रेवर्स एज द नेम सजेस्ट कि अगर हमारा कोई पॉलीगन बन रहा है, पूरा एरिया अगर हम कवर कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है अगर लास्ट लाइन जो है वो जाके आखिरी फर्स्ट पॉइंट पे जाकर मिल रही है तो वो हो जाएगा हमारा क्लोज ट्रेवर्स। तो ये क्यों काम आता है? फॉर लोकेटिंग बाउंड्रीज ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। मतलब हमारा कोई अगर तालाब है उसकी अगर बाउंड्रीज हमें लोकेट करनी है, लैंड की जो बाउंड्रीज लोकेट करनी है और उसे प्लॉट करना है मैप में, तो ये वाला सर्वे हमारा काम आ रहा है। मतलब क्लोज ट्रेवर्स सर्वे जो है वो फॉर लोकेटिंग बाउंड्रीज ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, मतलब अगर कोई इनक्लोज्ड एरिया है तो उसके लिए ये सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स जो है हमारा इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज़ रोड वर्क, रेलवे ट्रैक एंड कनाल एट्सेट्रा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे क्लोज ट्रेवर था, अगर जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आकर हमारा ट्रेवर्स खत्म हो रहा तो वो होता है क्लोज ट्रेवर्स। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आकर ट्रेवर्स एंड नहीं होता तो ओपन ट्रेवर्स कहते हैं। उस वाले ट्रेवर्स को हम ओपन ट्रेवर्स सर्वे कहते हैं और ये सूटेबल होता है लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। अगर हमारी रेलवे ट्रैक ले लिया या फिर हमने रोड वर्क में ले लिया, रोडवे यानी हाईवे अगर हमने ले लिया तो वो हमारी लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो एरिया इनक्लोज होता है। तो इसके साथ हमें, यानी अगर कोई रेलवे ट्रैक है तो ये सीधा स्ट्रेट बढ़ता ही जाता है तो हम आजू बाजू में उसके कर सकते हैं ट्रेवर्स, लेकिन इसे इनक्लोज तो नहीं कर सकते ना। तो इनक्लोज नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा ओपन ट्रेवर्स। इट इज़ सूटेबल फॉर रोड वर्क, रेलवे ट्रैक एंड कनाल वर्क एट्सेट्रा। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के लिए यूज़ होता है। अब ट्रेवर्सिंग के लिए हम मेथड्स कई सारी यूज़ करते हैं तो उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेथड्स जो है हमारी वो हैं, फर्स्ट है चेन ट्रेवर्सिंग। चेन ट्रेवर्सिंग में हम, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि चेन ट्रेवर्सिंग में हम यूज़ कर रहे हैं चेन का, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है वो है चेन का बस यूज़ करके हम जो ट्रेवर्स कर रहे हैं वो हमारा चेन ट्रेवर्सिंग होता है। तो यहाँ पर हम कोई एंगल मेजर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सीधा सीधा लेंथ जो है, लेंथ यानी लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमने कोई अगर इसमें स्पेसिफाई तो नहीं किया है, इसका नाम ही चेन ट्रेवर्सिंग है तो एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं होंगे इस मेथड में, सिर्फ चेन ट्रेवर्सिंग मतलब लीनियर मेजरमेंट्स बस होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंपास टेप ट्रेवर्सिंग या लूज नीडल मेथड भी कहते हैं इसे। तो कंपास टेप ट्रेवर्सिंग, अब नेम में क्या आ रहा है? कंपास एंड टेप, मतलब कंपास हम यूज़ कर रहे हैं और टेप यूज़ कर रहे हैं। तो कंपास जो यूज़ हो रहा है वो है एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए और टेप जो यूज़ हो रहा है वो है लीनियर मेजरमेंट्स के लिए, और पूरा एरिया को हम इनक्लोज कर रहे हैं और उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कंपास टेप ट्रेवर्सिंग या लूज नीडल मेथड। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि लूज नीडल मेथड में जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो ये होता है कंपास एंड टेप आर यूज्ड इन लूज नीडल मेथड। नेक्स्ट है हमारा
फास्ट नीडल मेथड। अब लूज नीडल मेथड हो गया, वहाँ पर हमने कंपास और टेप का यूज़ किया था एज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फास्ट नीडल मेथड जो है वहाँ पर हम थियोडोलाइट का यूज़ करेंगे फॉर मेजरिंग द एंगल्स। मतलब एंगल अगर हमें मेजर करना है तो थियोडोलाइट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट एंगल्स देगा। अगर कंपास से उसे कंपेयर किया जाए तो थियोडोलाइट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स देगा, तो इसलिए हम फास्ट नीडल मेथड, और हमारा जो लूज नीडल मेथड वो टाइम कंज्यूमिंग है, फास्ट नीडल मेथड जो है वो थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइप का ट्रेवर्स होता है। तो इसमें भी दो टाइप्स हैं, पहला ट्रांजिट टेप मेथड और सेकंड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स। अब ट्रांजिट टेप मेथड में क्या हो रहा है, ट्रांजिट टेप में हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि हम ट्रांजिट ट्रांजिट का मतलब है थियोडोलाइट, और टेप जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ट्रांजिट टेप मेथड में हम अगर देखें तो हम सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट्स और लीनियर मेजरमेंट्स नॉर्मली कर ले रहे हैं, और हम बियरिंग निकाल रहे हैं अलग अलग लाइंस की, अलग अलग पॉइंट्स की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेवर्स के हिसाब से हम बियरिंग्स निकाल रहे हैं और उस हिसाब से पूरा मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं फास्ट नीडल मेथड में ही, अगर हम दूसरा वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें हम बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स, इसमें हम लीनियर मेजरमेंट्स नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लीनियर मेजरमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल को। मतलब हमारी जो अगर कोई लाइन है उसको अगर आगे प्रोलॉन्ग हो रही है तो हम उसमें डिफ्लेक्शन एंगल, इंक्लूडेड एंगल के हेल्प से हम पूरा ट्रेवर्स जो है वो प्लॉट कर दे रहे हैं। तो ये होता है बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स फास्ट नीडल मेथड में। ये दो टाइप के हैं, ट्रांजिट टेप मेथड और सेकेंड है बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स। ट्रांजिट टेप मेथड में हम एंगुलर मेजरमेंट्स कर रहे हैं विद लीनियर मेजरमेंट्स भी कर रहे हैं और एंगुलर मेजरमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन हम बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स वाले मेथड में सिर्फ एंगुलर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और इसमें हम इंक्लूडेड एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो निकाल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक और मेथड है, लास्ट मेथड, वो है प्लेन टेबल ट्रेवर्स। प्लेन टेबल जो ट्रेवर्स है हमारा, उसमें हम एक जो प्लेन टेबल ट्रेवर्स का, प्लेन टेबल मैंने बताया था एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम प्लॉटिंग ऑफ मैप एंड व्यूइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्राउंड साथ में साइमल्टेनियसली करते जाते हैं। तो यही है प्लेन टेबल, हम सेट करेंगे और आजू बाजू में जो पूरा एरिया है उसको ट्रेवर्स कर लेंगे और उसकी डिटेल्स इकट्ठी कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है प्लॉटिंग ऑफ अ ट्रेवर्स सर्वे। मतलब अगर हमने ट्रेवर्स सर्वे तो कर लिया फील्ड में, लेकिन उसके बाद हमें प्लॉट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या गोल है हमारा कोई भी सर्वे करने का, वो है प्लॉटिंग इन द मैप। मतलब मैप बनाना है, यानी प्लॉट करना है डिटेल्स जो ग्राउंड की हैं वो एक पेपर में, उसे कहते हैं मैप। तो हमें क्या करना है, प्लॉटिंग अ ट्रेवर्स सर्वे। अब ये हमारा टॉपिक। तो फर्स्टली इसके दो मेथड होते हैं, पहला है एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, सेकेंड है कोऑर्डिनेट मेथड। तो ये देख लेते हैं। एंगल एंड डिस्टेंस मेथड जो है, इट इज़ फॉर स्मॉल सर्वेज और विच आर लेस एक्यूरेट। मतलब स्मॉल सर्वे अगर हम कर रहे हैं और लेस एक्यूरेसी चाहिए हमें, तो इस मेथड से हम प्लॉट कर लेंगे, तो हमारा जो मैप है वो प्लॉट हो जाएगा इस मेथड से। द एंगल एंड डिस्टेंस मेथड फॉर स्मॉल सर्वेज विच आर लेस एक्यूरेट। अब इसमें तीन तरह से हम कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड बाय टेंजेंट एंड बाय कॉर्ड ऑफ एंगल। अब ये तीन जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं, तो मतलब हमें नाम ही याद रखना है इनका कि ये जो एंगल एंड डिस्टेंस मेथड है प्लॉटिंग अ ट्रेवर्स सर्वे का, वो उसका बाय प्रोट्रैक्टर, बाय टेंजेंट, बाय कॉर्ड ऑफ एंगल के थ्रू हम कर सकते हैं। इनका मेनली नेम ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड जो है उसमें मोर एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल मेथड। मतलब जब हमारा कोई जो सर्वे है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम कर रहे हैं, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब कोऑर्डिनेट से नाम से समझ में आ रहा है कि हम इसमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वेरियस पॉइंट्स के, वो हम प्लॉट करते जाएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। तो हमारा जो सर्वे होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट प्लॉटिंग हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकली हम इसे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट मेथड जो है उससे हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट आते हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट से हमारा जो भी प्लॉटिंग हो रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि क्लोजिंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय बैलेंसिंग बिफोर प्लॉटिंग। मतलब प्लॉटिंग के पहले अगर कोई क्लोजिंग एरर आ रही है, अगर हमारा जो सर्वे है वो ट्रेवर्स जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट, यानी उसी पॉइंट पे ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे ए बी सी डी और ई, अगर ये ए से स्टार्ट होकर ए पर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये है यहाँ पर ये जो एरर आ रही है, इतने ये जो डिस्टेंस है वो होगी हमारी क्लोजिंग एरर।
अब जो क्लोजिंग एरर है उसे एलिमिनेट हम कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी क्लोजिंग एरर। अब इसे एलिमिनेट करने के लिए हम बैलेंस कर सकते हैं ट्रैवर्स को प्लॉटिंग के पहले, ये इसका एडवांटेज है कोऑर्डिनेट मेथड का। हमें पता चल जाएगा कि ये जो एरर आ रही है वो आ रही है या नहीं। अब हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कशन किया है, तो हम दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। पहला है कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स एंड सेकंड आएगा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो हम पहला वाला कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, यानी ट्रैवर्स सर्वे के रिस्पेक्ट में अगर कोई कोऑर्डिनेट्स बात की जाए तो पहला कंसेक्यूटिव होता है, सेकंड इंडिपेंडेंट। दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें। तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो हैं उन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स। मतलब लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स जो हैं उन्हीं को हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मतलब ट्रैवर्स का कोई कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स या डिपार्चर की ही बात हो रही है। अब लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये हम डायग्राम आप कंसिडर कर लो। ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन है। हमारी लाइंस हैं L1, L2, L3 और L4, ये चार लाइंस हैं हमारी, ठीक है। ये अब इसका जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लाइन जो है वो थीटा एंगल बना रही है नॉर्थ से L1, L2 जो है वो थीटा 2 बना रही है साउथ से, और L3 जो है वो साउथ से थीटा 3 बना रही है एंगल, और L4 जो लाइन है वो नॉर्थ से थीटा 4 एंगल बना रही है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या है कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड की जो डेफिनेशन है वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब ये जो लाइन हमारी है ये इंक्लाइंड है, अब इसकी हम अगर प्रोजेक्शन करने वाले हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो वो हमारा कहलाएगा लैटिट्यूड। मतलब ये जो इंक्लाइंड लाइन है उसका अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो हमारा जो लैटिट्यूड है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो L1 जो लाइन है उसका लैटिट्यूड है कैपिटल L1, ये हो गई हमारा लैटिट्यूड। अब डिपार्चर की अगर हम बात करें तो डिपार्चर इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। मतलब ईस्ट वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, अगर हम कोई भी लाइन हमारी L1, L2, L3, L4 कोई भी लाइन है उसे हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट जो एक्सेस है उस एक्सेस में अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, इंक्लाइन लाइन है हमारी L1, अगर हम इसे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ऐसे आ जाते हैं, अगर ऐसे नीचे आके प्रोजेक्ट कर लिया हमने, ये लाइन आ गई हमारी। अब ये लाइन जो है वो इक्वल होगी इस वाली लाइन के, तो डिपार्चर जो है हमारा वो हो जाएगा L1 के लिए, जो अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लैटिट्यूड को प्रोजेक्ट करते हैं और डिपार्चर जो होता है वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो हमारा डिपार्चर जो हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगी D1 जिसे हम शो किया जिसमें हमने। तो कंसेप्ट आया होगा थोड़ा बहुत समझ में कि लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है। लैटिट्यूड जो होता है इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब नॉर्थ साउथ की जो एक्सेस है उस पर अगर कोई भी लाइन इंक्लाइंड लाइन अगर है उसका हम अगर प्रोजेक्शन लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन। एंड डिपार्चर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सिस जो है उसमें अगर हम कोई भी इंक्लाइंड लाइन का प्रोजेक्शन लेकर जाते हैं तो उस पॉइंट वो जो डिस्टेंस आती है प्रोजेक्शन की उसे हम कहते हैं डिपार्चर ऑफ अ लाइन। अब ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहले तो देख लेते ज्योमेट्री के हिसाब से, अगर हमें निकालना है लैटिट्यूड ऑफ L1 की अगर हम बात कर लेते हैं, L1 लाइन ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो L1 से शो की है। अगर इसका हमें लैटिट्यूड चाहिए, मतलब कैपिटल L1 से हम डिनोट कर रहे हैं उसे, अगर हमें वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमारा थीटा हमें पता है और हमें ये पता है कि जो प्रोजेक्शन होता है नॉर्थ साउथ एक्सिस पे उसको ही हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो हमें L1 की डिस्टेंस गिवन है और थीटा पता है, तो अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो ये जो एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाली जो L1 होगी मतलब कैपिटल L1 वो हो जाएगी L1 cos थीटा। और अगर डिपार्चर की बात की जाए तो डिपार्चर वो हो जाएगा वो L1 sin थीटा। मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो cos थीटा जो है बेस में आता है और sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर में आता है ज्योमेट्री के हिसाब से। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जा रहा है, चारों में ही ऐसा होगा। L2 अगर हम इस प्लेस में रख देते हैं तो लैटिट्यूड जो होगा वो L cos थीटा आएगा और जो डिपार्चर है वो L sin थीटा आएगा। बस चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे साइन के, मतलब साइन कन्वेंशन जो है वो फॉलो होगा अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो अगर देख लिया जाए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो लैटिट्यूड का फॉर्मूला है L cos थीटा
और डिपार्चर का फॉर्मूला है एल साइन थीटा। अब इसके साइन जो हैं वो चेंजेस होंगे, मतलब आगे जो साइन लगना है प्लस या माइनस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चेंज होगा अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अगर देख लें हम कि इस क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए तो लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है वो दोनों होंगे पॉजिटिव। अब नेक्स्ट अगर क्वाड्रेंट सेकेंड, इस वाले क्वाड्रेंट को अगर हम देख लें तो इसमें क्या होगा, इसमें लैटिट्यूड जो है हमारा वो हो जाएगा नेगेटिव और जो डिपार्चर है वो हो जाएगा पॉजिटिव। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आ गए, हम जीरो से नीचे आए हैं। लैटिट्यूड जो है वो ये है इस वाली लाइन का L2 का, तो ये है हमारा लैटिट्यूड। और डिपार्चर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब हमारा जीरो से आगे की तरफ है, ये है हमारा डिपार्चर। तो डिपार्चर पॉजिटिव होगा और लैटिट्यूड जो है वो नेगेटिव होगा। अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात कर लें तो L3 ये हमारी लाइन है। अब इसका लैटिट्यूड क्या है, ये है लैटिट्यूड जो है वो जीरो से नीचे है, मतलब लैटिट्यूड तो नेगेटिव हो गया। अब डिपार्चर जो है वो भी जीरो से, अगर जीरो, अगर इस पॉइंट को हम मान रहे हैं, मानते ही हैं जीरो हमारा ये पॉइंट है, इसके इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव। अगर ऊपर की बात की जाए तो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। डिपार्चर जो है वो भी जीरो के इस तरफ, मतलब नेगेटिव साइड है, तो ये डिपार्चर और लैटिट्यूड इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब अगर हम लैटिट्यूड की बात करें इस वाले क्वाड्रेंट में तो माइनस एल कॉस थीटा होगा और डिपार्चर भी माइनस एल साइन थीटा होगा। अब ये वाले अगर क्वाड्रेंट की बात कर लें, L4 हमारी ये लाइन है, इसका प्रोजेक्शन हमने लैटिट्यूड जो लिया वो ये है, इतना है। अब ये जो है वो जीरो पॉइंट तो ये है हमारा, अब ये ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव है, तो लैटिट्यूड जो है वो तो पॉजिटिव है हमारा, लेकिन डिपार्चर जो है वो जीरो के इस तरफ है, मतलब इस तरफ जीरो के है तो नेगेटिव है, तो डिपार्चर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यूज़ जो है वो डिफ़र करती हैं, मतलब वैल्यूज़ नहीं डिफ़र करती लेकिन उनका जो साइन कन्वेंशन है वो डिफ़र करता है। अब ये जो डिटेल्स मैंने बताई इसको अगर हम प्लॉट कर लेते हैं एक टेबल के रूप में, तो सबसे पहले आप देख लोगे कि जीरो मतलब बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग, लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर से टेबल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम देखें कि बियरिंग हमारी 0 to 90 L1 की है, L1 की 0 to 90 बियरिंग है, उसका रिड्यूस बियरिंग हो जाएगी नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट। एंड अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो L1 कॉस थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो प्लस L1 कॉस थीटा 1 हो जाएगा लैटिट्यूड, और डिपार्चर की अगर बात की जाए तो प्लस L1 साइन थीटा 1। तो ये हो गया इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर, दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि वो वाले क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट है हमारा 90 to 180 डिग्री। अब 90 to 180 डिग्री में कौन सा है, L2 हमारी लाइन लाई कर रही है 90 to 180 डिग्री में, इसके जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है साउथ थीटा 2 ईस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्या, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जीरो से नीचे है लैटिट्यूड, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस L2 कॉस थीटा 2, थीटा 2 अगर एंगल है तो ये हो जाएगा इसका लैटिट्यूड। नेक्स्ट है हमारा डिपार्चर। डिपार्चर जो है वो हो जाएगा प्लस L2 साइन थीटा 2, मतलब वो पॉजिटिव, मतलब जीरो से इस तरफ है, यहाँ पे पता है तो पॉजिटिव है डिपार्चर, तो डिपार्चर जो है वो L2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 180 डिग्री और 270 डिग्री वाला क्वाड्रेंट, तो वो ये वाला क्वाड्रेंट है, L3 की बात की जा रही है, तो L3 जो है साउथ थीटा 3 वेस्ट, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगी। अब जो लैटिट्यूड जो है इसका वो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जीरो से नीचे है तो नेगेटिव मतलब माइनस L3 कॉस थीटा 3 ये आ जाएगा लैटिट्यूड। और डिपार्चर की अगर बात की जाए, डिपार्चर जो है जीरो से इस तरफ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो डिपार्चर भी जो है वो माइनस L3 साइन है, मतलब माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारा 270 to 360 डिग्री वाला क्वाड्रेंट, तो वो ये है L4 की यहाँ पे बात हो रही, थीटा 4 है उसका। अब लैटिट्यूड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि लैटिट्यूड जो है वो जीरो के ऊपर साइड है, ऊपर साइड मतलब इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो ऊपर होने के कारण जो लैटिट्यूड का साइन है वो प्लस हो जाएगा, प्लस L4 कॉस थीटा 4। लेकिन अगर डिपार्चर की बात की जाए तो डिपार्चर जो है वो जीरो से इस तरफ मतलब नेगेटिव साइड है, तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण इसका डिपार्चर जो है वो L4 जो है L4 जो लेंथ है साइन थीटा 4, साइन थीटा 4 मतलब ये वैल्यू जो है डिपार्चर, ये वैल्यू जो है वो माइनस L4 साइन थीटा 4 हो जाएगी। अब हमारा हो गया था इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना, हमें पहले हो गया था हमारा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, अब आ गया हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो है वो है टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर। वहाँ पे जो था हमारा
वो था सिर्फ लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में बात हुई थी, वो जो कि कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स थे। और अब जो है वो है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो है वो टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर की बात कर रहे हैं। अब क्या है, हमारी ये एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। अगर हमारा कोई ट्रैवर्स है जो कि इस तरह से फॉर्म हुआ है, ये उसका ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये अगर फॉर्म हुआ है और हम अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करके हम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कोई ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहाँ से अगर हमारा कोई जो भी ट्रैवर्स है वो एक्स जो है एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है अगर वो ट्रैवर्स, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वैसे लैटिट्यूड और डिपार्चर तो बता ही दिया है लास्ट वाले, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में लैटिट्यूड और डिपार्चर तो डिस्कस कर लिया हमने। तो लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है ना, और जो डिपार्चर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है किसी भी लाइन का। तो ये अगर हमारी पहली लाइन है तो इसका लैटिट्यूड हो जाएगा L1 और L1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारी ये सेकेंड लाइन है, अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, तो इसके ए बी लाइन का जो लैटिट्यूड है वो +L1, क्योंकि प्लस है, +L1 इसलिए है क्योंकि इस ओरिजिन से ये ऊपर है तो वो पॉजिटिव जा रहा है, और पॉजिटिव जा रहा है तो L1 हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब डिपार्चर जो है वो भी प्लस है, डिपार्चर इसलिए प्लस है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये जो ओरिजिन है इस वाले ट्रेवर्स का, उसके इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो D1 ये हो जाएगा डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट लाइन ए बी। अब बी सी की अगर बात करें, बी सी हमारी जो लाइन है उसका लैटिट्यूड हो जाएगा +L2 क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, और डिपार्चर जो है वो हो जाएगा +D2, मतलब ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है ओरिजिन से, तो वो हो गया D2। नेक्स्ट है हमारा क्या, सी डी लाइन जो है। अब सी डी लाइन के लिए लैटिट्यूड फिर से +L3 हो जाएगा। L3 इसलिए प्लस में होगा क्योंकि वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है ओरिजिन से। अगर ये हम अगर ओरिजिन अगर ये मान लेते हैं तो वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। लेकिन अब डिपार्चर की बात आती है तो सी डी के लिए जो डिपार्चर है वो इस तरफ जा रहा है, मतलब ये अगर हमारा सी का ओरिजिन है तो इस तरफ जाने से ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया -D3। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर हो गया इस लाइन का पूरा। अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में बात की है टोटल लैटिट्यूड एंड टोटल डिपार्चर। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इसको अगर पॉइंट वाइज अगर हम नोट कर लेते हैं टेबल के रूप में, तो ये हमारा पॉइंट ए के लिए लैटिट्यूड क्या है, पॉइंट ए के लिए जो लैटिट्यूड है वो है +Y, ये हमारा लैटिट्यूड +Y ये लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा डिपार्चर, पॉइंट ए के लिए डिपार्चर जो है +X, इस ओरिजिन से अब हम कंसिडर कर रहे हैं तो सब प्लस होता जाएगा, या जो जैसा उसका साइन है वो उसके साथ माइनस या प्लस होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट। अगर बी पॉइंट को देखें हम, बी पॉइंट के लिए लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, X + D1, मतलब X + L1 हो जाएगा, मतलब सॉरी Y + L1 हो जाएगा। जो लैटिट्यूड है सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट जो हमारा है उसके लिए जो लैटिट्यूड है वो y + L1, मतलब इतनी हाइट तक हमें आना है तो y तक तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद L1 पे भी आना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो लैटिट्यूड है टोटल b का आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है c। अब c के लिए जो लैटिट्यूड है वो है y + L1 + L2। सी पॉइंट ये है, यहाँ तक आने के लिए हमें y + L1 + L2 करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल लैटिट्यूड आ जाएगा सी पॉइंट के लिए। अब डिपार्चर डी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो उसका जो लैटिट्यूड है वो y + L1 + L2 + L3, ये पॉइंट तक हमें आना है तो सबको प्लस करना पड़ेगा, सम करने पे हमारा लैटिट्यूड ऑफ लाइन डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिपार्चर की अगर बात कर ले तो ए पॉइंट के लिए डिपार्चर जो है वो x है। अब बी पॉइंट के लिए डिपार्चर क्या है, x + D1, हम बी पॉइंट तक आए D1 तक आए। यहाँ पर सी पॉइंट के लिए अगर हम देखें डिपार्चर तो x + D1 + D2, तो ये तीनों पॉइंट मिला के हम पहुँच गए सी पॉइंट पे। लेकिन अगर हमें डी पे आना है तो हम पहले तो x प्लस पे जाएंगे, उसके बाद +D1 जाएंगे, +D2 जाएंगे। अब हमें यहाँ तक हम आ गए हैं लेकिन हमें जाना है डी तक, तो डी जो है इसके पीछे है और इसका जो साइन है वो माइनस है, -D3 हम जब कर देंगे तो हमारा जो टोटल डिपार्चर है वो आ जाएगा। अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है टोटल लैटिट्यूड या डिपार्चर, एक की ही बात होगी एक बार में, तो टोटल लैटिट्यूड भी हो सकता है, टोटल डिपार्चर भी हो सकता है। तो फर्स्टली क्या देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ फर्स्ट पॉइंट + अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स
और डिपार्चर्स ऑफ अदर पॉइंट्स। मतलब अगर हम टोटल लैटिट्यूड, हमारा फॉर्मूला है टोटल लैटिट्यूड का, तो उसका फॉर्मूला है लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट पॉइंट। लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट पॉइंट मतलब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद अलगेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स, मतलब जितना भी पॉइंट्स हमें दिए हों उसके सारे के लैटिट्यूड्स हम अगर प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल लैटिट्यूड और टोटल लैटिट्यूड आ जाएगा। और अगर डिपार्चर की बात की जाए तो डिपार्चर जो है वो डिपार्चर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, मतलब डिपार्चर यहाँ तक आ गए हम। अब डिपार्चर आ गए तो उसके बाद अदर जो पॉइंट्स हैं उन सबका डिपार्चर हम प्लस और माइनस जो भी साइन है उनके साथ प्लस करते जाएंगे। अलगेब्रिक सम वही होता है, तो उसके साथ हम प्लस करते जाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्लोजिंग एरर ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स। मतलब जब हम अगर एक पॉइंट लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा ट्रेवर्स का होता है, और वहाँ पर जाकर जो एंड नहीं होता है ट्रेवर्स, अगर हमारा अगर दूसरे कहीं और पॉइंट पर एंड हो रहा है तो उसे हम क्लोज ट्रेवर्स तो मान रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर आ रही है। मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि अगर हम क्लोज ट्रेवर्स में ही बात करें और थोड़ी सी अगर एरर आ जाती है, थोड़ी सी एरर आने के कारण जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट जो है वो सेम नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफर कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग एरर। अब क्लोजिंग एरर क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट से, ए से बी गए, बी से सी गए, डी गए और फिर वहाँ से ई, और फिर से अगर हम ई से ए आने के लिए जब हमने ट्रेवर्स प्लॉट किया है तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए डैश आ रहा है, मतलब डिफरेंस जो है वो समथिंग इतना आ रहा है। मतलब ये जो है अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसका जो हाइपोटेनियस है उतना डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो जा रहा है, जो कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस ही जो है उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग एरर, और उसे हम ई से डिनोट करते हैं। और इसका अगर देखें कि तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देते हैं तो समेशन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का जो है, लैटिट्यूड का स्क्वायर और डिपार्चर का स्क्वायर, वो जो इतना जो लैटिट्यूड है उस पॉइंट का और डिपार्चर जो है उस पॉइंट का, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लैटिट्यूड और डिपार्चर आ रहा है उस पॉइंट में, तो उसका जो है समेशन है, उसका स्क्वायर है और अंडर रूट में। मतलब ये फॉर्मूला क्लोजिंग एरर का कि एल ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर का होल अंडर रूट है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। मतलब रिलेटिव एरर है तो रिलेटिव किस से रिलेटिव है, ये अगर देखें तो पेरीमीटर से रिलेटिव है। अगर ई हमने निकाल लिया है, क्लोजिंग एरर अपॉन समेशन ऑफ ऑल एल्स मतलब ऑल लेंथ्स ऑफ द लाइंस। मतलब ये हुआ कि ट्रेवर्स जो है वो हमारे अपॉन में आएगा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज इक्वल टू ई अपॉन समेशन ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ द लाइंस, या फिर हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं ट्रेवर्स का। अब ये तो हो गया हमारा एरर्स वाला टॉपिक ख़त्म। अब कुछ स्पेशल नोट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए ट्रेवर्स सर्वे के बारे में, कुछ स्पेशल नोट्स जो कि डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट है क्या कि समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स इज इक्वल टू 2n-4 × 90। इससे हमें कई बार एग्जाम में छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मतलब प्री में ही क्वेश्चन आ सकता है कि समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स, ये तो डायरेक्ट भी आ सकता है, या फिर हमें साइड्स दी हुई होंगी और हमें पूछेगा कि कितना एंगल होगा, समेशन ऑफ इंटरनल एंगल ये पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा नोट है वो है समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स इज इक्वल टू 2n+4। यहाँ पर 2n-4 था, यहाँ पर 2n+4 है, मल्टीप्लाइड बाय 90। इंटरनल में -4 हो रहा है, एक्सटर्नल का एंगल जो है वो +4 हो रहा है, तो इसमें ये डिफरेंस है 2n-4 और 2n+4 याद करना है। इंटरनल के लिए माइनस और एक्सटर्नल के लिए प्लस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्लोज ट्रेवर्स के लिए वो है लैटिट्यूड्स, समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों जो हैं वो 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर्स इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो रिलेटिव वो क्लोजिंग एरर वाला जो केस है उसमें जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला केस है जहाँ पर क्लोजिंग एरर आ रही है। वो वाले केस में समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्लोज ट्रेवर्स की अगर बात की जाए, अगर वो हम एलिमिनेट कर देते हैं या फिर आने ही नहीं देते हैं क्लोजिंग एरर, तो हमेशा लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स का जो समेशन है वो 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल जो है इट इज़ द एंगल विच अ प्रोलोंगेशन ऑफ अ प्रीवियस लाइन मेक्स विद द नेक्स्ट लाइन। मतलब अगर हमारी ये लाइन है ए बी और सी, ये दो लाइन है ए बी और बी सी, अगर इसको हम प्रोलोंगेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में
और ये जो एंगल बन रहा है नेक्स्ट लाइन के बीच का, ये है इसका डिफ्लेक्शन एंगल। तो समेशन ऑफ ऑल डिफ्लेक्शन एंगल्स ऑफ अ होल ट्रेवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर क्लोज ट्रेवर्स है तो उसका जो समेशन है डिफ्लेक्शन एंगल्स का वो 360 डिग्री ही आएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है चेक लाइंस आर नॉट नेसेसरी इन ट्रेवर्स सर्वे। मतलब हम जहाँ चेन सर्वे कर रहे थे वहाँ पर हमारी चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमें चेक लाइंस बनानी पड़ रही थी, लेकिन ट्रेवर्स सर्वे में हमें चेक लाइंस नेसेसरी नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। सो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।